नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्यूचर ऑफिसर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। 2026 का वर्ष ऐसा वर्ष है जहां पर आपके बहुत से ऐसे अवसर मिलने वाले हैं जहां पर आप अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को साकार कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। आपको स्टेट पीसीएस के एग्जाम सामने है, आपकी यूपीएसआई के एग्जाम सामने है, यूपी लेखपाल है और साथ ही यूपीएससी का भी महत्वपूर्ण एग्जाम आपके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में सामने है। तो जब एग्जाम नजदीक होता है तो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि किस प्रकार से विषयगत हम सभी विषयों का रिवीजन कर लें, उसके पीवाईक्यू देख लें और साथ ही संबंधित जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको भी कर लिया जाए। फ्यूचर ऑफिसर्स की टीम एक नए प्रयास के साथ आपके सामने है, जिसमें उसका यह उद्देश्य है कि विषय के रिवीजन के साथ ही आप उसकी पीवाईक्यू देख लें, आप संबंधित अभ्यास प्रश्न को भी सॉल्व कर लें। रिवीजन, अभ्यास और पीवाईक्यू ये तीनों चीजें एक साथ आपको सुनिश्चित करने का प्रयास हमने किया है। तो और इस पहल के अंतर्गत सबसे पहला प्रयास हम देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के जो प्रश्न हैं, पॉलिटिकल साइंस का जो रिवीजन है और पॉलिटिकल साइंस के जो पीवाईक्यू हैं उनको एक साथ कर लिया जाए। और तो आइए इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज क्लास का हमारा उद्देश्य क्या है। साथियों, हम राज्य व्यवस्था के रिवीजन की बात कर रहे हैं, जो कि राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण भाग है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में हम दो प्रकार से हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम अगर सैद्धांतिक अध्ययन की बात करें, जो कि हमारे एकेडमिक एजुकेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है, और दूसरा आपके वनडे एग्जाम के लिए, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिसमें हम भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। और इस क्रम में जब हम भारतीय संविधान का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम जब स्टार्ट करते हैं तो हाँ, हम सबसे पहले देखने का प्रयास करते हैं भारतीय संवैधानिक इतिहास को, जो कि प्रारंभ होता है 1773 से लेकर और क्रम से आगे बढ़ते हुए जब ब्रिटिश संसद द्वारा जो नियम और अधिनियम बनाए गए 1773 से लेकर 1947 तक, और उसके बाद संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया और उस संविधान के माध्यम से आज तक शासन प्रशासन की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। तो रिवीजन अगर हम क्रम से जब करना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले आवश्यक रूप से हम देखते हैं संवैधानिक इतिहास को, फिर संविधान सभा को, फिर प्रस्तावना को। उसके बाद हम महत्वपूर्ण रूप से भारत के संविधान का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम सारी जो व्यवस्थाएं हैं संविधान में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और साथ ही संवैधानिक आयोग, सभी का क्रम से अध्ययन करेंगे। और इस क्रम में जो आज के रिवीजन का जो पैटर्न होगा आपका, वो है जो संविधान के 22 भाग हैं उनका, उन्हीं के अनुसार हम क्रम से अभ्यास करेंगे। जैसे कि पहले हम भाग 1 देखेंगे, संघ और उनका राज्य क्षेत्र, उनका रिवीजन करेंगे, उन पर प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। उसके बाद भाग 2 नागरिकता, फिर भाग 3 मूल अधिकार। इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए पूरी जो राज्य व्यवस्था है, पूरा जो भारत का संविधान है, उसका रिवीजन करेंगे और प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो कहां तक हम आज की क्लास में कर लेंगे इस क्रम से आगे बढ़ते हुए? तो आइए पहले हम प्रश्नों का अभ्यास शुरू करते हैं सीधे, और टॉपिक वाइज रिवीजन करते हुए जो उन पर आधारित क्वेश्चन है उनको देखते आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टारगेट है कि शायद हम भाग 5 तक, जिसमें संघ की कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद, संसद, इन सब का प्रावधान है संविधान के अनुसार, वहां तक के प्रश्नों का अभ्यास कर ले, उनका रिवीजन कर ले। शुरू करते हैं सबसे पहले भारत का संवैधानिक इतिहास, जो शुरू होता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से और 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक। ये जो सभी अधिनियम और कानून है, ये ब्रिटिश सत्ता के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा निर्मित किए गए हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले रिवीजन के क्रम में, तो 1773 का जो अधिनियम आया था वो कंपनी को नियंत्रित करने के लिए आया था। ब्रिटिश इंडिया जो की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई थी, लेकिन जो भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक स्थितियां थी जो निर्मित हुई 1757 के प्लासी की युद्ध और बक्सर की युद्ध के बाद, फिर 1765 का जो इलाहाबाद का संधि हुआ, उसमें ब्रिटिश कंपनी को दीवानी अधिकार मिल गए। तो इस क्रम में ब्रिटिश कंपनी अब यहाँ पर शासन के रूप में, इकाई के रूप में शासन करने लगी और उसमें कई जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करने लगी थी। तो आवश्यक हो गया था कि भारत के लिए, कंपनी के लिए कानून का निर्माण किया जाए, उन्हें नियमित किया जाए। तो सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग अधिनियम आता है
और इसके बाद फिर हम पिट्स इंडिया एक्ट देखते हैं। फिर 1793 से लेकर 1853 तक 20-20 वर्षों के क्रम में 1813, 1833, 1853 इस क्रम में हम चार्टर अधिनियम देखते हैं। फिर उसके बाद हम भारत परिषद अधिनियम देखते हैं। फिर 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम और फिर अंततः 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो इस क्रम में हम जो एक अधिनियमों की ब्रिटिश संसद के द्वारा जो निर्मित अधिनियम है भारत के लिए, उनका एक क्रम देखने को मिलता है। तो सबके जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वहां से हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो उस क्रम में हम प्रश्नों के माध्यम से ही उनके महत्वपूर्ण प्रावधानों को समझने को और उनको रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो न केवल आपके रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको तीनों चीजें, रिवीजन, अभ्यास और पीवाईक्यू, वो तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगी। तो आइए सीधे प्रश्नों को करते हैं। और आप प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले काम कीजिएगा, अपना शॉर्ट नोट्स आपने बनाया है उसे उठा लीजिएगा, क्योंकि जो नई चीजें मिलेंगी, नए पॉइंट मिलेंगे, उसे आप ऐड करते हुए चलेंगे। और प्रश्नों का आंसर जरूर कीजिएगा। और साथ ही प्रश्नों को करने के क्रम में जब आप इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, तो आवश्यक है कि आप क्लास को पहले शेयर कर दीजिए अपने कुछ मित्रों के साथ, क्योंकि जब कई लोग एक साथ आंसर करेंगे तो कंपटीशन का फील होगा आपको और फिर प्रश्नों को करने का आनंद ही कुछ और होगा। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और फिर हम प्रश्नों का अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है आपके लिए कि रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है। साथियों, 1773 का जो अधिनियम आया वो कंपनी को नियंत्रित करने के लिए आया, कंपनी के कार्यों को नियमित करने के लिए आया। उसमें कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। तो प्रश्न कह रहा है कि इसमें कौन सा एक प्रावधान है जो 1773 के अधिनियम से संबंधित नहीं है। तो आपके ऑप्शन ए है, इसके अनुसार वारेन हेस्टिंग प्रथम बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। ऑप्शन बी कह रहा है कि इसके तहत 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ऑप्शन सी कह रहा है कि कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। ऑप्शन डी कह रहा है कि भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का उपबंध किया गया। साथियों, जब हम 1773 का अधिनियम देखते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण रूप से प्रावधान किया गया था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको प्रमुख बनाया गया, बंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल को उसके अधीन किया गया और वारेन हेस्टिंग इस दौरान प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। तो ऑप्शन ए तो इससे पूर्ण रूप से संबंधित है, तो ये सही है। और इसी अधिनियम के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और रेगुलेटिंग अधिनियम से ही कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। तो ऑप्शन ए, बी, सी तो 1773 के अधिनियम से संबंधित है, लेकिन ऑप्शन डी भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का जो उपबंध किया गया था ये 1813 के अधिनियम के तहत किया गया था, न कि 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत। तो ऑप्शन डी इस अधिनियम से संबंधित नहीं है, तो यही आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। और आगे बढ़ते हैं हम अब अगले प्रश्न पर। प्रश्न 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका कि निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का प्रावधान किया गया था। आपके ऑप्शन है 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858 और भारत परिषद अधिनियम 1862। साथियों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का जो प्रावधान है वो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। यह महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसे ध्यान में रखेंगे और ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का प्रावधान किया गया था। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्रश्न 3 कह रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारतीयों को वार्षिक बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अधिनियम को निर्माण करने के क्रम में उत्तरदायी शासन का दबाव भी ब्रिटिश संसद पर लगातार पड़ रहा था, ब्रिटिश कंपनी पर पड़ रहा था, क्योंकि अब भारतीय जागरूक हो गए थे और शासन में उनको हिस्सेदारी देकर उनका अधिक शोषण किया जा रहा था। एक तरफ से यह भी दिखाया जा रहा था कंपनी के द्वारा कि भारतीयों को भी शासन में हिस्सेदारी दी गई है और दूसरी तरफ उनकी सहायता से और अधिक शोषण और अधिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा था। तो उस समय का यह प्रश्न है कि निम्न में से, और इस तरह के कई प्रश्न आपको पीवाईक्यू में देखने को मिलेंगे, किस अधिनियम के तहत भारतीयों को वार्षिक बजट पर बहस करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया।
साथियों आपके ऑप्शन है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, और ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909, और ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1919। साथियों भारतीयों की भागीदारी का प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है। तो जो पहली बार जब भारतीयों को वार्षिक बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया वो है भारत परिषद अधिनियम 1892। तो आपका सही जो जवाब होगा भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और भारतीयों को शासन में जो पहली भागीदारी सुनिश्चित की गई वो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। और 1909 और 1919 के महत्वपूर्ण प्रावधान थे जहां से प्रश्न हमें देखने को मिलता है, उसको भी हम आगे देखेंगे। और आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्रश्न है निम्न में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1919 से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी इसमें पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, ऑप्शन सी पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई, ऑप्शन डी प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। साथियों 1919 का भारत शासन अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, लेकिन इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से नहीं बल्कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। और जो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता अधिनियम है वो 1909 का अधिनियम है, न कि 1919 का अधिनियम। तो ऑप्शन ए आपका गलत होगा, जो 1919 से संबंधित नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बाकी तीनों ऑप्शन की 1919 के अधिनियम में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया। ये सब प्रावधान 1919 के अधिनियम से संबंधित है, ये आपका सही जवाब होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न 5 में है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में असत्य कथन है, अर्थात इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक ऐसा है जो 1935 के अधिनियम से संबंधित नहीं है और वही आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया, ऑप्शन बी है भारत में संघीय सरकार के केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया, ऑप्शन सी है पाकिस्तान को भारत से अलग किया गया, और ऑप्शन डी है दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। तो साथियों भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसके जो प्रावधान थे उनमें ऑप्शन सी पाकिस्तान को भारत से अलग नहीं किया गया बल्कि बर्मा को भारत से अलग किया गया था, तो ये इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा कि पाकिस्तान को भारत से अलग किया गया, ये बल्कि 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था उसमें यह प्रावधान शामिल था जो जिसमें 2 अधिराज्यों की स्थापना की गई थी, भारत और पाकिस्तान। बाकी 3 जो ऑप्शन आपके दिए हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित है। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया और संघीय सरकार अखिल भारतीय संघ की जो परिकल्पना थी इस अधिनियम में की गई, संघीय केंद्रीय बैंक की स्थापना इसमें की गई और पाकिस्तान को नहीं बल्कि बर्मा को भारत से अलग किया गया और 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। संघीय लोक सेवा आयोग की इसमें स्थापना की गई। तो इस तरह के जो प्रावधान थे वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत थे, लेकिन पाकिस्तान को भारत से अलग किया गया ये 1947 का जो अधिनियम था भारत स्वतंत्रता अधिनियम उससे संबंधित है, न कि इससे। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा 1947 तक के जो अधिनियम थे 1773 से के रेगुलेटिंग अधिनियम से प्रारंभ होकर 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक इस जितने भी कानून और अधिनियम ब्रिटिश सत्ता द्वारा बनाए गए थे उनके महत्वपूर्ण प्रावधानों को और उन पर आधारित प्रश्नों को। तो ये रिवीजन सीरीज है इसलिए सभी हम महत्वपूर्ण प्रावधान नहीं दे सकते बल्कि चीजों को रिकॉल कर सके, प्रश्नों का अभ्यास कर सके, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को हमने देखा और उस पर प्रश्नों का अभ्यास किया। उसके बाद हम जब संवैधानिक इतिहास के प्रश्नों के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण विषय भारतीय राज्य व्यवस्था का वो है भारतीय संविधान सभा। अर्थात जब 1947 में भारत
आजाद हो जाता है और एक नए राज्य की स्थापना होती है भारत में, भारत की, और अलग पाकिस्तान को अलग कर दिया जाता है। और जो रियासतें थी उनके लिए ऑप्शन रखा जाता है कि वो या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए या वो भारत में शामिल हो जाए या फिर वे स्वतंत्र रूप से अपने शासन व्यवस्था चला सकते हैं। फिर उसके बाद इस क्रम में फिर रियासतों का गठन किया गया, उनका भारत में विलय किया गया। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें थी। तो इन सब चीजों को हम ऐतिहासिक घटना के रूप में देखते हैं, लेकिन जब हम भारतीय राज्य व्यवस्था की चीज देखते हैं तो उसके बाद हम सबसे महत्वपूर्ण रूप से संविधान सभा देखते हैं, जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया। तो उसकी रिवीजन श्रृंखला में हम अब वहां के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और उसे रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न जो संविधान सभा पर है उसको करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था। आपका ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना 1946, माउंट बेटन योजना 1947 और क्रिप्स मिशन 1942 या फिर साइमन आयोग की रिपोर्ट। तो साथियों आपको बताना है उपरोक्त ऑप्शन में से किसके तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो आप सभी को जब आप इसे रिवीजन कर रहे हैं तो आपको अब तक ध्यान में आ जाना चाहिए कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में जो कैबिनेट मिशन आई थी उसकी सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान का गठन किया गया, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो प्रश्न संख्या 2 है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष टेम्परेरी चेयरमैन कौन थे। तो साथियों आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो आपके ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और बाद में फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इन दोनों नाम आप ध्यान में रखेंगे, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और संघ और राज्यों की जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो अभी हम आगे देखेंगे और जो समितियां और उस समितियां बनाई गई थी उन सभी को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू। साथियों पूरी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में महात्मा गांधी को याद किया जाता है। 1915 से लेकर 1900 भारत की आजादी तक उनके महत्वपूर्ण योगदान को एक महात्मा गांधी के जो है युग के रूप में देखा जाता है। उनके महत्वपूर्ण जो 3 आंदोलन थे, लेकिन जब भारत आजाद हो जाता है और भारत के लिए संविधान सभा का गठन किया जाता है, निर्माण किया जाता है, तो महात्मा गांधी उस संविधान सभा के अध्यक्ष संविधान सभा में शामिल नहीं थे। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। फिर आगे बढ़े तो हम कुछ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। संविधान सभा में कुल कितनी समितियां गठित की गई थी। तो साथियों संविधान सभा में कई प्रकार की समितियां गठित की गई थी। 8 प्रमुख समितियां थी और कई उप समितियां थी। तो कुल मिलाकर जब हम कुल समितियों की संख्या देखते हैं वो लगभग 22 थी। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। लगभग 22 समितियां संविधान सभा में गठित की गई थी। आगे बढ़ते तो संविधान सभा के संबंध में क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए सर बी.एन. राव संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार थे, बी संविधान सभा में 15 महिला सदस्य शामिल थी, सी संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम 1934 में गांधी जी ने दिया था, और डी संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। साथियों संविधान सभा के संबंध में 3 ऑप्शन बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन एक पूर्ण रूप से गलत है, वही आपको बताना है। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम 1934 में गांधी जी ने नहीं बल्कि एम.एन. रॉय जी ने दिया था। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, इसलिए ही आपका सही जवाब होगा। और संविधान सभा में 15 महिला सदस्य शामिल थी, ये बिल्कुल सही है। सर बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ये भी सही है। और संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
और बनकर तैयार हो गया था। 26 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण डेट हैं, उन्हें आप ध्यान में रखेंगे। 26 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था और 1949 दिसंबर 1949 में संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण कर लिया गया था और कि पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो इन सभी महत्वपूर्ण तिथियों को आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो हम संवैधानिक इतिहास के बाद देख रहे थे संविधान सभा के प्रश्न, और संविधान सभा के बाद हम महत्वपूर्ण रूप से अब देखेंगे आगे संविधान के प्रश्नों को। बल्कि उससे पहले जो महत्वपूर्ण समितियां थी जहां से प्रीलिम्स में अक्सर प्रश्न संविधान सभा के संबंध में देखने को मिलता है, तो कुछ संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों की चर्चा हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे और संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे। तो इन महत्वपूर्ण समितियों को आप संविधान सभा के संदर्भ में ध्यान में रखिएगा। और आगे बढ़े तो अब हम संवैधानिक इतिहास, संविधान सभा, उसके बाद हम भारतीय संविधान पर आते हैं। और भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अंग जिसे संविधान की आत्मा, संविधान का सारांश कहा जाता है, तो हम सबसे पहले प्रस्तावना के प्रश्नों को करते हैं और इस तरह से प्रस्तावना को रिवाइज करेंगे। पहले यहाँ से जो प्रश्न आए हुए हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इन पर आधारित जो प्रश्न बनने की संभावना है उनका अभ्यास करेंगे और इस तरह से प्रस्तावना को रिवीजन करेंगे और रिकॉल करेंगे। तो पहला प्रश्न प्रस्तावना के संदर्भ में कि प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में सहायक होती है। दूसरा है प्रस्तावना संविधान का परिवर्तनीय भाग है। सही कथन है यहाँ, इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो साथियों, संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान की व्याख्या में सहायक होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे माना भी है, इसलिए कथन का आपका पूर्ण रूप सत्य है। जबकि प्रस्तावना संविधान का परिवर्तनीय भाग नहीं है, अर्थात न्यायालय में प्रस्तावना के जो विचार हैं, प्रस्तावना के जो वाक्य हैं, प्रस्तावना के जो शब्द हैं, उनके लिए वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात उन्हें व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। तो कथन दो आपका गलत है, तो केवल एक सही है इसमें, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़े, इस क्रम में हम प्रस्तावना के आधारित क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? संविधान बनने के बाद मूल जो प्रस्तावना थी उससे भिन्न 1976 में प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए थे। तो आपको बताना है निम्नलिखित ऑप्शन में कौन सा शब्द है जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। ऑप्शन है आपके संप्रभु, लोकतांत्रिक, समाजवादी या फिर गणराज्य। साथियों, आपको बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 3 शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था, वो थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इन तीनों शब्दों को ध्यान में रखेंगे और ऑप्शन सी आपका सही होगा। समाजवादी शब्द को 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया और साथ ही समाजवादी के साथ आप पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्दों को भी ध्यान में रखेंगे। ये तीनों शब्द मूल संविधान में नहीं थे, मूल संविधान जो प्रस्तावना थी उसमें नहीं शामिल थे, बल्कि इन तीनों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। आगे बढ़ेंगे तो प्रस्तावना पर आधारित हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय में शामिल नहीं है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में दंडात्मक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। इसका उल्लेख प्रस्तावना में नहीं किया गया है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया? ए, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बी, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। सी, प्रस्तावना संविधान का भाग है और संशोधित की जा सकती है। डी, प्रस्तावना केवल ऐतिहासिक दस्तावेज है। साथियों, प्रस्तावना के संबंध में जब न्यायिक विवाद उठा तो प्रारंभ में न्यायपालिका ने प्रस्तावना का संविधान का भाग नहीं माना
और संविधान का भाग नहीं माना तो उसमें संशोधन को भी उचित नहीं माना। लेकिन बाद के घटनाक्रम के अनुसार न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें संशोधन भी किया जा सकता है, और ऐसा बाद में किया भी गया। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसे संशोधित किया जा सकता है। आगे बढ़े तो हम प्रस्तावना के संदर्भ में क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि भारत के लोक से आशय क्या है। प्रस्तावना में ऐसा प्रस्तावना को प्रारंभ में हम पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के लोग से क्या आशय है। आपके ऑप्शन है केवल संविधान सभा के सदस्य, ऑप्शन बी सदस्य संसद सदस्य, ऑप्शन सी भारत की संप्रभु जनता, ऑप्शन डी राज्य के प्रतिनिधि। साथियों, संविधान की जो शक्ति का स्रोत है वो भारत के लोग हैं, अर्थात भारत के नागरिक हैं, भारत की संप्रभु जनता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। भारत की संविधान में जो भारत के लोग शब्द यूज किया गया है उसका आशय है भारत की संप्रभु जनता। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। तो इस क्रम में हम प्रश्नों के माध्यम से भारतीय राज्य व्यवस्था का रिवीजन का जो क्रम चल रहा है उसमें हम संवैधानिक इतिहास देख चुके, संविधान सभा देख चुके, और अब हम प्रस्तावना के प्रश्नों को देख रहे हैं। इसके आगे हम देखेंगे, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है हम देखने की भारत के संविधान की। साथियों, अब हम भारत के संविधान की बात करेंगे जो कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, और वर्तमान संविधान में अनुच्छेद बढ़ गए हैं, लेकिन हम उनकी उचित जो संख्या है लगभग 495 या कुछ, तो उस वो कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप 395 याद रखेंगे। लेकिन जो अनुसूचियां हैं वो 8 से बढ़ के 12 हो गई हैं, तो आप 12 अनुसूचियां ध्यान रखेंगे और संविधान के 22 भाग आप ध्यान में रखेंगे। और इस प्रकार से हम जो भारत का संविधान है उसको रिवीजन करेंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि इस रिवीजन श्रृंखला में आपको प्रश्नों के माध्यम से क्रम से न केवल जो विषय हैं उसका रिवीजन किया जाए, बल्कि उसके पीवाई के प्रश्नों को भी कर लिया जाए। तो जो संविधान के 22 भाग हैं, भाग 1 से लेकर भाग 22 तक, इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और उन पर जो संबंधित विषय हैं उनको रिवीजन करते हुए, रिकॉल करते हुए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले संविधान का भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसके संबंध में प्रावधान आपके अनुच्छेद 1 से 4 तक में उल्लेखित किए गए हैं। तो उस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं और प्रश्नों को तेजी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप प्रश्नों को देखिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका जो संविधान के भाग 1 पे आधारित है। भाग 1 में किन चीजों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र को। जैसे कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, और उसके राज्य अनुच्छेद 1 में उसके राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान किए गए हैं। तो उन्हीं पर आधारित अनुच्छेद 1 से 4 में जो संविधान का भाग 1 है उन्हीं पर आधारित प्रश्नों को हम करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके लिए प्रश्न है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है भारत राज्यों का एक संघ है। कथन 2 है राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। आपको सही कथन बताने हैं। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल बी, या फिर दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। साथियों, संविधान में अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, तो इसलिए कथन 1 आपका सही है। लेकिन राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के संदर्भ में यह कथन पूर्ण रूप से गलत है, बल्कि भारतीय राज्यों के संबंध में कहा जाता है कि भारतीय राज्य वो अविनाशी राज्यों के संघ है, अर्थात राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, नष्ट होने का अधिकार नहीं है, बल्कि अमेरिकी संविधान के संदर्भ में इस बात को सत्य माना जाता है। वहां पर राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार होता है। तो इस प्रश्न का केवल एक कथन सही सत्य है कि भारत राज्यों का संघ है, और कथन 2 पूर्ण रूप से गलत है कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है। आगे बढ़ेंगे हम और प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नए राज्य के गठन तथा राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन से संबंधित है?
तो साथियों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2 में इस तरह का उल्लेख किया गया है कि जिसमें नए राज्य के गठन, राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन से संबंधित है और यह प्राधिकार किसके पास है? यह प्राधिकार संसद के पास है और इस तरह का प्रावधान अनुच्छेद 2 में उल्लेखित है। तो आपका ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अनुच्छेद 2 के अनुसार नए राज्य के गठन, राज्य की सीमा, नाम में परिवर्तन का अधिकार संसद के पास है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़े तो प्रश्न 3 की में कथन दिए गए हैं। तो आप देखिए, प्रश्न 3 कह रहा है कि अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? पहला, राज्यों के क्षेत्र, दूसरा, संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्र और तीसरा, ऐसे अन्य क्षेत्र जो भारत द्वारा अधिग्रहित किए जाएं। नीचे दिए गए रूट का प्रयोग कीजिए। आपको बताना है इनमें कौन से सही हैं। तो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत, जो संविधान में अनुच्छेद 1 है उसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के क्षेत्र भी शामिल हैं, संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं और ऐसे क्षेत्र जो भारत द्वारा अधिग्रहित किए जाएंगे उन्हें भी अनुच्छेद 1 के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तीनों कथन सत्य हैं, 1, 2 और 3। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। ये था संविधान के भाग 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न और इस तरह से आप जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम संविधान के भाग 2 अर्थात नागरिकता, जिसका प्रावधान संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के प्रावधान में किया गया है, उसमें महत्वपूर्ण प्रावधान है। तो अब हम संविधान के भाग 2 नागरिकता पर आधारित प्रश्नों को करेंगे और साथ ही उसके जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उन्हें रिवाइज करेंगे और रिकॉल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके लिए नागरिकता पर आधारित प्रश्न 1 है, नागरिकता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है, संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 में दिए गए हैं और कथन 2 कह रहा है, नागरिकता संबंधी प्रावधान अस्थायी और अपरिवर्तनीय हैं। तो साथियों, नागरिकता के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में प्रावधान किए गए हैं, लेकिन कथन 1 बिल्कुल सत्य है कि संविधान में जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है वो भाग 2 में किए गए हैं, लेकिन कथन 2 गलत है। नागरिकता संबंधी जो प्रावधान अस्थायी और अपरिवर्तनीय नहीं है, बल्कि इनमें संसद द्वारा बदला जा सकता है और बाद के दिनों में संसद ने 1955 में उसके बाद भी संविधान के जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है उनमें संशोधन किया और नए कुछ प्रावधानों को शामिल किया। तो कथन 2 गलत होगा, कथन 1 पूर्ण रूप से सत्य है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। इस प्रश्न में केवल एक कथन सही है, ऑप्शन ए केवल एक इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे हम प्रश्न संख्या 2 पर। संविधान के अनुसार 26 जनवरी 1950 को नागरिकता के निर्धारण का आधार क्या था, ये आपको बताना है और आपके ऑप्शन है जन्म, निवास, अधिवास या भाषा। तो संविधान लागू करने के दौरान 26 जनवरी 1950 को जो नागरिकता का आधार था वो अधिवास था, डोमिसाइल था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, अधिवास 26 जनवरी 1950 को नागरिकता के निर्धारण का महत्वपूर्ण आधार था। आगे बढ़ें तो प्रश्न 2 के बाद कुछ प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता समाप्ति से संबंधित है? तो साथियों, संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान को हम देखते हैं तो अनुच्छेद 5 जो 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो जो अनुच्छेद 9 है उसमें नागरिकता समाप्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और 3 प्रकार से भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधानों को समाप्त किया जा सकता है। जैसे यदि भारत का नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले या फिर वो किसी अन्य राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करे या फिर सरकार द्वारा ही नागरिकता को ले लिया जाए, किसी कारण से छीन लिया जाए, तो इस प्रकार के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 9 में किए गए हैं। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 9 में, संविधान के अनुच्छेद 9 में नागरिकता समाप्ति संबंधी प्रावधान है। तो प्रश्न 3 का जो जवाब है ऑप्शन डी सही है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम अन्य संविधानों की बात करें तो अन्य प्रावधान की बात करें तो 5 में जैसे कि दिया गया है
कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता, जिसके अभी प्रश्न हमने देखा कि अधिवास उस समय महत्वपूर्ण प्रावधान था। उसके बाद 6 में दिया गया है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता के प्रावधान, और अनुच्छेद 8 में दिया गया है भारतीय मूल के उन व्यक्तियों को नागरिकता जो भारत से बाहर रह रहे हैं, और अनुच्छेद 9 में यह प्रावधान है कि किस प्रकार से भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो इन महत्वपूर्ण प्रावधानों को आप ध्यान में रखेंगे, और इस प्रश्न का महत्वपूर्ण आंसर जो है वो है अनुच्छेद 9, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि किस प्रकार से नागरिकता समाप्ति हो सकती है। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 4 कथन दिया गया है, हम कथनों पर विचार करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक, संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 11 के अंतर्गत है। और कथन 2 कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान के भाग 2 को प्रतिस्थापित करता है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, ऑप्शन सी दोनों 1 और 2, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 और न 2। संविधान के अंतर्गत जो नागरिकता संबंधित प्रावधान है उस 5 से 11 में, उसमें अनुच्छेद 11 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि नागरिकता संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। अनुच्छेद 11 में कि संसद की जो है कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों को नियमित कर सकती है, लेकिन और ऐसा संसद द्वारा ऐसा किया भी गया। 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया गया, लेकिन यह भाग 2 को प्रतिस्थापित कर देता है। यह कथन गलत है, तो कथन 2 आपका गलत है, कथन 1 सही है। तो आपका जवाब होगा केवल 1 इसमें से सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़े तो क्वेश्चन हम मौलिक अधिकारों की बात करेंगे, जिनका उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनका प्रावधान अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत किया गया है। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, अगर उसकी भी बात करें तो अभी तक हमने संविधान के इतिहास को देखा। 1773 से लेकर 1947 के जो अधिनियम थे उनके महत्वपूर्ण प्रावधानों पर आधारित प्रश्नों को देखा। उसके बाद हमने संविधान सभा पर प्रश्न देखे, फिर संविधान की शुरुआत हुई और प्रस्तावना पर आधारित प्रश्नों को देखा। फिर हम जो संविधान के 22 भाग हैं उस क्रम में रिवीजन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और इस प्रकार से हमने भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र उन पर आधारित प्रश्नों को देखा। फिर संविधान के भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में जिनके प्रावधान किए गए हैं उनको प्रश्नों को देखा। और अब बारी है संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार, जिनके संबंध में प्रावधान संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के अंतर्गत दिए गए हैं। इस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मौलिक अधिकार, जिन पर निरंतर प्रश्न बनते रहे हैं। और करंट से रिलेट करके जो कुछ समसामयिक घटनाक्रम होता है वहां से भी मौलिक अधिकारों के प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अब हम संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक जिनका वर्णन किया गया है, इस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। साथियों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत दिया गया है। जब हम मौलिक अधिकारों के प्रावधान को देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम आर्टिकल के अनुसार बात करें तो पहले रिवीजन कर लेते हैं एक बार, फिर प्रश्नों को देखेंगे। तो जब रिवाइज करने के क्रम में हम देखेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा अनुच्छेद 12, जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। उसके बाद अनुच्छेद 13, जिसमें ऐसी विधियां के बारे में प्रावधान दिया गया है जो मौलिक अधिकारों से असंगत हो, तो वो जिस हद तक मौलिक अधिकारों से असंगत होती हैं उनका अल्पीकरण हो जाता है या फिर वो निरस्त हो जाती हैं। फिर बात आती है मौलिक अधिकारों की। तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार का प्रावधान था, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई है, जिनका प्रावधान निम्न प्रकार से किया गया है। सबसे पहले हम 14 से 18 में समता के अधिकार को देखते हैं। फिर 18 के बाद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है। फिर 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, और फिर उसके बाद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। फिर 29 से 30 में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अल्पसंख्यक समुदाय के लिए दिया गया है। अनुच्छेद 31 जो अब निरसित हो गया है, जो कि संपत्ति का अधिकार था, अब वो 300 का में कानूनी अधिकार के रूप में अभी भी संविधान में है। उसके बाद 32 एक संवैधानिक संरक्षण का अधिकार है, जो कि संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार है।
फिर हम 33 और 34 और 35 में 33 और 34 में वो मूल अधिकारों के बारे में सेना के लिए और साथ ही ऐसे क्षेत्र में जहां पर सैन्य कानून लागू कर दिया जाए वहां मौलिक अधिकार निरस्त कर दिए जाते हैं, उनका प्रावधान है। फिर अनुच्छेद 35 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद द्वारा ही मौलिक अधिकारों के संबंध में विधि बनाया जाएगा, अर्थात इस जो मौलिक अधिकार है, सभी जो प्रावधान है, इसको प्रभावी करने का, व्यवहारिक रूप में लागू करने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। तो इस तरह से आप जब रिवाइज कर लेते हैं मौलिक अधिकारों को तो आवश्यक है कि अब रिवीजन का उनके प्रश्नों को कर लिया जाए। तो आइए प्रश्नों पे आते हैं सीधे, और पहला प्रश्न आपके लिए है कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि सभी मौलिक अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध हैं, और कथन 2 है कि अनुच्छेद 15 निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू हो सकता है। आपको सही कथन बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सी दोनों 1 और 2, या फिर डी न तो 1 और न तो 2। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। दोनों कथन को ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। तो मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध उपलब्ध हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन और साथ ही यह भी सही है कि अनुच्छेद 15 में दिए गए जो अधिकार हैं वो राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू होते हैं। अनुच्छेद 15 यह प्रावधान करता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन के दोनों ही उपबंध सही हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। 1 और 2 दोनों कथन मौलिक अधिकार के संदर्भ में सही है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 अगर हम देखें तो निम्नलिखित में कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। संविधान में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था की गई है वो नागरिकों के साथ साथ विदेशियों के लिए भी उपलब्ध है, लेकिन कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। आपको उन्हीं को बताना है, और वो अधिकार जो सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं उनकी अगर बात करें तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 वो मूल अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। इन्हें आप ध्यान में रखेंगे और इन्हीं के आधार पर आपको जवाब देना है कि कौन से अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। और आपके ऑप्शन है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, विधि की समझ समानता। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, और बाकी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समझ समानता ये नागरिकों के साथ साथ विदेशियों के लिए भी उपलब्ध है। आगे बढ़ें और प्रश्न संख्या 3 की बात करें तो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ भी आपके पास 2 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। कथन 1 कह रहा है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है, और कथन 2 कह रहा है कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 और न ही 2। साथियों, अनुच्छेद 32 जिसमें संवैधानिक संरक्षण का अधिकार है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, अर्थात मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में की स्थिति में आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और उसका प्रवर्तन करवा सकते हैं। और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं, और तो उसी में इस संदर्भ में कहा गया है कि रिट के जो अधिकार हैं वो उच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट से भी अधिक है। ये बिल्कुल सही कथन है कि जो रिट के अधिकार हैं मौलिक अधिकारों के साथ साथ उच्च न्यायालय अन्य अधिकारों के लिए भी जारी कर सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। दोनों कथन सही हैं, आप ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है, और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। नंबर गलत हो गया इसका। प्रश्न संख्या 4 है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रताओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है कि ये स्वतंत्रताएं पूर्ण एब्सोल्यूट हैं, और
स्टेटमेंट 2 है कि इन पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार पूर्ण रूप से एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है, उन पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो स्टेटमेंट 1 गलत है, कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है कि इन पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो इसका जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 4 का केवल 2, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में कौन से अधिकार आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। साथियों, जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किया करता है तो उस राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को भी निरस्त कर सकता है, लेकिन आपके मौलिक अधिकारों में से अनुच्छेद 20 और 21 वो मूल अधिकार हैं जिनका आपातकाल के दौरान भी निलंबन नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से आपका जो सही जवाब होगा अनुच्छेद 20 का आपातकाल के दौरान निलंबन नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न पर। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल है ये बताना है। आपके स्टेटमेंट 3 दिए हैं। पहला है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, दूसरा है आजीविका का अधिकार और तीसरा शिक्षा का अधिकार। मौलिक अधिकारों के प्रावधान में अनुच्छेद 21 ऐसा अधिकार है जिसमें समय के साथ साथ जीवन और जो गरिमामय जीवन के लिए आवश्यक मूलभूत अधिकार है उनको उसमें शामिल करते हुए निरंतर कुछ न कुछ उसमें शामिल किया जाता है, जैसे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ जलवायु का अधिकार, स्वच्छ पानी का अधिकार, शिक्षा का अधिकार भी 21A के अंतर्गत उसमें शामिल किया गया। तो इस तरह से अनुच्छेद 21 निरंतर उसमें कुछ मूलभूत जो अधिकार हैं उसमें शामिल किया जाता है। इसीलिए तो संविधान को जीवन संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान को एक जीवन दस्तावेज कहा जाता है जो समय काल और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। तो इस प्रकार से जो आजीविका का अधिकार है वो आपका 21 में नहीं बल्कि 19 में है। तो स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। तो इस प्रकार से जो प्रश्न का उत्तर होगा वो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इसे आप ध्यान में रखेंगे। और इस तरह से मौलिक अधिकारों की जो रिवीजन श्रृंखला है कि संविधान में उनका प्रावधान 12 से 35 में दिया गया है और उस पर आधारित जो प्रश्नों के अभ्यास है उसको भी हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं तो संविधान के अगर अब हम भाग 3 कर चुके, अब बारी है संविधान के भाग 4 की, जिसमें संविधान के भाग 4 में जो प्रावधान किया गया है वो है राज्य के नीति निदेशक तत्व अर्थात डीपीएसपी। अब उसकी बात करेंगे, उसको रिवीजन करेंगे और उस पर प्रश्नों का अभ्यास हम करेंगे। साथियों, इस तरह के जो शॉर्ट नोट्स हैं सब्जेक्ट वाइज और साथ ही डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा जो करंट अफेयर का चैनल है टेलीग्राम पे उसे ज्वाइन कर लेंगे और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।